मैं अपने सहयोगी जीपी जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर आएं और फिर अब ये सवालों का जवाब देंगे दोनों विधायक मनीष जायसवाल जी और विनय गौर जी। एक बार फिर से तालियों से स्वागत। इसके बाद सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कुशीनगर के मुद्दों पर हो रही है और कुशीनगर के बात हम कर रहे हैं कि वहाँ की बिजली व्यवस्था कैसी है, सड़कें कैसी हैं, वहाँ सुविधाएं क्या क्या हैं और क्या ग्राउंड पर जो वहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो उन योजनाओं को उतार पाए या नहीं उतार पाए। और सवाल जवाबों का ये दौर लगातार चल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब हमारे साथ मनीष जायसवाल जी हैं, बीजेपी के पडरौना से विधायक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें रामपुला के विधायक विनय गौड़ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आप अपनी उपलब्धियां बताएंगे या मैं आपकी खामियां पहले बताऊं? अच्छा, चीनी मिल बंद है सर, सड़कें बदहाल हैं, थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, पहले से बेहतर हुई हैं लेकिन बदहाल अभी भी कहते हैं सर। बिजली की समस्या है। अब उपलब्धियां बता दीजिए। निश्चित रूप से पहले मैं जी न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने जनपदवासियों को और यहाँ पर उपस्थित हमारी जो भी श्रोता देख रहे हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद आपको भी देता हूँ, आपकी टीम को देता हूँ कि आपने जनपद में आकर एक आम जनता से हमारे जनप्रतिनिधियों को जुड़ने का एक मौका दिया, जिससे जनप्रतिनिधि अपनी बात को जनता के द्वारा या जनता की बात को जनप्रतिनिधि के पास पहुंचाने का अपने माध्यम बना। निश्चित रूप से आप जो शुगर फैक्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन नहीं है, ये पूर्ववर्ती सरकारों की देन है जो आज हमारा पडरौना शुगर फैक्ट्री जो बंद है। पिछले 25 सालों से ऊपर हो गया जो आज शुगर फैक्ट्री बंद है। किंतु जो शुगर फैक्ट्रियां आज हमारे क्षेत्र में चल रही हैं वो नियमित समय से गन्ने का भुगतान भी देती हैं और हमारे क्षेत्रफल में कोई भी गन्ना किसान, चूंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, मैंने भी खेती करता हूं, मेरे इलाके में कहीं भी गन्ने किसानों को इस बात का दुख नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों में गन्ना गिरता था और भुगतान 2, 3, 4 सालों में होता था, किंतु अब जो गन्ने का गिरता है वो शुगर फैक्ट्रियां नियमित समय से पहले भुगतान करती हैं। और रही बात आपके सड़कों के, तो मैं एक दावा करना चाहता हूं कि मेरी पडरौना विधानसभा, आप विधानसभा में चले जाएं और 99% सड़कों को मैं आप बता दूं पक्की सड़कें। आज के डेट में हमारी कोई ऐसा गांव नहीं जो पक्की सड़क से न जुड़ा हो और निश्चित रूप से आवागमन की सुविधा हमारी विधानसभा में बहुत अच्छी है। 1-8% सड़कें जो हैं अभी दुरुस्त नहीं हो, जो इस वित्तीय वर्ष में वो दुरुस्त हो जाएंगी। जहां तक मैं आपको बता दूं कि अभी एक सड़क पडरौना से लेकर फाजिल नगर तमकुही होते हुए तमकुही राज तक की एक सड़क लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से मैं इस वर्ष बना रहा हूं। मैं जब जीता था तो पडरौना से कुबेरस्तान की सड़क मैंने 22 करोड़ की लागत से बनवाई थी। पडरौना से मंछा चापर के बाद बनी थी, मंछा चापर से बलकुड़िया होते हुए और पिपरा तक की सड़क लगभग 14 किलोमीटर की सड़क लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से आज बन के कंप्लीट हो रही है। ऐसे हमारे पडरौना से खिरकिया की सड़क लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही है। ऐसे कम से कम बड़ी सड़कें हमारे इलाके की जितनी थी लगभग मैंने बनवाने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में? जी, मेरे क्षेत्र में। लेकिन सुविधा क्यों नहीं? आप प्रथम वर्ष से ये मेडिकल कॉलेज का आप निश्चित रूप से जानते हैं कि जब किसी व्यवस्था तो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे याद है वो दिन हमारे इलाके में एक हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो कर्म था वो अपने उससे हॉस्पिटल से लौट रहा था, उसकी दुर्घटना हो गई थी और हमारे वहां क्रिटिकल केयर सेंटर का अभाव था, जिसकी वजह से एक आंदोलन चला क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने विधायक होने के बाद मैंने पहला कदम उठाया, क्रिटिकल केयर सेंटर और नर्सिंग कॉलेज दोनों मैंने हरका चौराहे पर स्थापित किया। दोनों की लागत लगभग 9-9 करोड़ रुपए की लागत से है। नर्सिंग कॉलेज का संचालन और मेडिकल क्रिटिकल केयर सेंटर का भी संचालन इसी वित्तीय वर्ष में चालू होने जा रहा है। उसका बिल्डिंग पूरी कंप्लीट करा दिया मैंने। मेडिकल के क्षेत्र में आप हमारा आज प्रथम वर्ष के बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 1 साल में किसी संस्था को चालू करके उसको रेगुलेटरी में लाना ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारी संस्था वो चल रही है और जो उसमें कम, चाहे वो कार्डियो के डॉक्टर हों या इसके जो हमारे न्यूरो के डॉक्टर है, सर्जन, इसकी कमी थी, इसकी भी चर्चा मैं करके आया हूं। हमारे यहाँ पूरे पर्याप्त मात्रा में हर विषय के विशेषज्ञ आज पोस्टेड हो गए हैं और इलाज जिला मुख्यालय पे ही तो इलाज चल ही रहा है। हमारे पडरौना से छोटे शहर में आज नगर पालिका क्षेत्र में जो मेरा हॉस्पिटल है वहां भी लगभग 1000 की ओपीडी हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर 1000 की ओपीडी होना बहुत बड़ी बात है। विनय जी, अभी जितने भी विधायकों से हम सवाल कर रहे हैं सब कह रहे हैं बहुत अच्छा है, सब कुछ गुड है, सड़कें अच्छी हैं, कनेक्टिविटी आ रही है, बहुत जल्दी फ्लाइट भी उड़ान भर देगी, किसानों की स्थिति भी ठीक है। फिर भी हम तो सुन रहे हैं कि चीनी मिलें बंद हो गई, ग्रामीण अभी भी परेशान हैं, वो जो योजनाएं चल रही हैं उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या कब ऐसा, क्योंकि अभी कुशीनगर का नाम तो है लेकिन जो गोरखपुर में विकास हो रहा है,
बात गोरखपुर की होती है लेकिन कुशीनगर की उतनी नहीं होती है। क्या लगता है कहीं कमी है जिसको पूरा करने की जरूरत है, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं लगातार? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे विधानसभा रामकोला में पिछले वर्ष में हम जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। कहीं ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी फूटी है। हमारे एक सड़क थी जो आज़ादी से आज तक नहीं बनी थी, वो झंगा कप्तानगंज मार्ग, जो 49 करोड़ की सड़क आज बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद हमारे ही विधानसभा में फ्लाईओवर, अंडरपास, जो 5-5 घंटा 10-10 घंटा जाम लगता था कप्तानगंज में। कप्तानगंज जाम की वजह से कितने मरीज मर जाते थे, लेकिन फ्लाईओवर, अंडरपास बनने से जो गोरखपुर जाने के लिए सुगम रास्ता बन गया। उसके बाद आप देखिए, जो हमारे ही जो आप कह रहे हैं किसान की बात, तो किसान का जो 42 करोड़ रुपया कनौड़िया शुगर मिल का बकाया था पिछली सरकार का, लेकिन हमारी सरकार 42 करोड़ का भुगतान आते आते हुआ सभी किसानों के खाते में पैसा चला गया। आपने जिक्र किया, मैं उस पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सड़कों की अगर आप बात करें तो बिहार वाला इलाका जो आपका पड़ता है, हमारा बिहार नहीं पड़ता है। थोड़ा सा इलाका बताया कि बिहार नहीं, हमारा महाराजगंज पड़ता है, इधर पड़ौना पड़ता है और उधर पिपराइच पड़ता है। हमारा विधानसभा रामकोला है। तो रामकोला में जो आप शिक्षा की व्यवस्था आप देखिए, एक बनकट विद्यालय है, कभी आप जाकर देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस विद्यालय को प्रथम पुरस्कार दिए हैं। वहाँ 650 बच्चे हैं। आप कभी जाएंगे तो कॉन्वेंट विद्यालय से भी अधिक है। कभी आप बनकट विद्यालय में जाइए और वहाँ निरीक्षण करिए कि वह व्यवस्था कैसा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस अध्यापक को, सूर्य प्रताप जी का, वहाँ सम्मानित किए। और आज विद्यालय की व्यवस्था देखिए, जो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर विद्यालय में, जो पहले विद्यालय था वह बोरा व चट्टी का जो बस्ता रहता था, आज कन्वेंट विद्यालय से कम नहीं है। यह विद्यालय की बात कहिए, चाहे स्वास्थ्य की बात कहिए, स्वास्थ्य में आप बताइए, पहले हमारे ही कभी किसी विधानसभा में सब लोग कभी दवा के अभाव में मर जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री विवेकाधीन, प्रधानमंत्री विवेकाधीन से जब एक हफ्ता के कम अवधि में पैसा चला जा रहा है। उसके बाद भी किसान दुर्घटना बीमा, जो हमारे यहाँ 6 मौतें हुई, लोग 50,000 देते थे, लेकिन हमारी सरकार 5 लाख रुपया तुरंत उसके खाते में गया। उस किसान के खेत में जो हल चलाने वाला कभी चाहता नहीं था कि 5 लाख रुपया कैसे हमको मिला, लेकिन उसे अपनी परवरिश कर रहे हैं। आप यही किसान की दुनिया हो रहा है। उसके बाद देखिए जब आपने बोला, पहले जब जो बीज मिलता था सब्सिडी पर मिलता था, अब बीज सब्सिडी काट कर तुरंत किसानों को मिल रहा है। खाद बिया तो मिलता नहीं सर, खाद नहीं, खाद कहाँ नहीं हमारे। आप कभी देखिए, मंत्री जी को आना था, सूर्य प्रताप शाह जी को नहीं आ पाए। खाद की कहीं किल्लत नहीं है, जिम्मेदारी है, कालाबाजारी हो रही है सर। खाद की कहीं किल्लत नहीं है। आप देखिए, हर गोदाम पर खाद है। कहीं एक खाद जब रेक लगता है तुरंत खाद गोदाम में चली जाती है। हमारे विधानसभा में चाहे पूरे जनपद में कहीं खाद की किल्लत नहीं है। ऐसा मत कहिए, लाखों लोग किसान सुन रहे होंगे कि विधायक साहब कैसे मंच पे झूठ बोल रहे हैं। एकाध दिन गैपिंग हो गया, लेकिन जब भी खाद आया, यही सवाल, खाद की किल्लत है, मानिए, कबूल करिए, कालाबाजारी हो रही है। निश्चित रूप से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में तमाम समितियां कार्य कर रही हैं। जिन जिन समितियों, मैंने अपनी विधानसभा में मैंने कह रखा था, वहां के क्षेत्रीय जो किसान थे उनसे मैंने कह रखा था, समितियों ने पैसा जहां जहां जमा किया, 1 से 2 दिन के अल्टरनेटिव उनको खाद मिला है। खाद पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा खाद इस बार उठाया, आप इसको भी पता कर लें। उसके बाद भी खाद हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको समितियों पे खाद बटा है। आप हमारे विधानसभा के किसी समिति में आप नहीं कह सकते जिस समितियों के लोग अगर जागरूक रहे तो वहां खाद नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं, मंत्री को खुद आना पड़ा। नहीं, कालाबाजारी नहीं। खाद की समितियों पे क्या होता था कि जो खाद जहां समिति होती थी वहां के आसपास के काश्तकार 2-4-10 ऐसे भी लोग जुटते थे, हम सबकी नहीं कह रहे हैं, 2-4-10 ऐसे तो रोज लाइन में लग जाते थे और वो सीमेंट, वो खाद का बोरा ले लेते तो वो ब्लैक करते थे। ऐसा नहीं कि समितियों से खाद का हुआ है। चूंकि ये बॉर्डर का इलाका है
थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव वाटर का भी पड़ता है, किंतु उसके बाद भी जिला प्रशासन और हम लोग निगाह हमेशा रखे रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रत्येक समितियों पे, मेरी जितनी क्षेत्र में समितियां हैं उन हर समितियों पे मैं तीसरे दिन खाद बंटवाने का प्रयास किया हूं। ठीक है विनय जी, मैं क्योंकि आपने वो बात करी थी कि बच्चे बहुत हैं यहाँ, अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो युवा चाहते हैं यहाँ पर काम करना, जो हमने बात करी यहाँ पर, लेकिन अभी उनके पास वो सुविधा नहीं है। MSME जो ये योजना चल रही है उसमें इतनी दिक्कतें आती हैं कि लोग खुद वो उद्योग में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यहाँ उद्योगों की कमी है, लोग पलायन कर रहे हैं, युवा टिक नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या योजना होनी चाहिए कि ये युवाओं को यहीं पर रोजगार मिल सके, यहीं वो उद्योग स्थापित कर सके? देखिए, खुद हम उद्योग करते हैं, जो उद्योग में 33% छूट, आप 25 लाख का लोन कराएंगे तो 33% छूट मिल जा रही है। आप उद्योग जो भी चाहते हैं, उद्योग विभाग से उद्यमी जितने हैं वह उद्योग धंधा के लिए 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख 33% छूट है। और अनुसूचित के लिए सुनिए 50% है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं चाहता है, देखिए 5 लाख हमारी सरकार 5 लाख फ्री में ब्याज नहीं देना पड़ेगा 5 साल आपको, उसके बाद ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद 5 साल के बाद जो 5 लाख रुपया है वह 10 लाख हो जाएगा। जो उद्यमी चाहते हैं बनना वह उद्यमी बनेंगे। सुनिए पहले हमारी बात सुन लीजिए। हाँ। उद्योग विभाग में इतनी व्यवस्था जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, देखिए हम खुद बिना ऊंट उद्योग से हम भाटा चलाते हैं और भट्ठे पर 33%, चाहे जो भी आप उद्योग लगाएंगे 33% छूट मिल जा रही है। उसके बाद अनुसूचित व्यक्ति अगर फार्म भर रहा है तो 50% छूट मिल रही है। उद्योग विभाग से आप फार्म भरिए और उद्यमी जितने लोग हैं, आप बताइए इसके पहले कोई 5 लाख रुपया, हम लोग भी बैंक पे घूमते रहते थे 5 लाख के लिए, लेकिन हमारी सरकार 5 लाख रुपया आप मार्कशीट जमा करिए, 5 लाख रुपया। उद्योग लगे हैं, लोग रुक गए, पलायन रुक गया यहाँ पर। उनका सवाल वाजिब है और आपको एक सब मैं आपसे जवाब लूं। आपको नहीं लग रहा है कि जो कुशीनगर जिले का, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर आपकी विधानसभा का, उस युवा को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, आपको नहीं लग रहा है यहां मौका बन सकता है, यहां इंडस्ट्री के लिए भी प्रयास किया जा सकता है? आपको मैं एक चीज अवगत कराना चाहूंगा कि आप याद करें वो दिन, हमारे इलाके के गांव के लगभग 30% से ज्यादा युवा विदेश में जाकर कमाते थे। धीरे धीरे वो पलायन की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, हमारे यातायात की सड़कें ठीक हो रही हैं, हमारी बिजली व्यवस्था जो 2017 से पूर्व थी उस व्यवस्था से काफी अधिक तक अच्छा हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बिजली की व्यवस्था अच्छी मिल रही है। और दूसरा, सरकार, मुझे याद है कि एक उद्योग धंधा बैठाने के लिए उस व्यापारी को कितने दरवाजे घूमने पड़ते थे, कितने जगह जाने पड़ते थे, किंतु आज जब आपके उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों की स्थापना के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि अधिकारी गण, चाहे वो फायर संबंधित हो या वो पर्यावरण संबंधित हो या किसी तरह का जो भी एनओसी लेना होता था, वो सारे एनओसी अब एक दरवाजे पर आकर मिलता है। और लोगों के दरवाजे पर जाकर बैंकों ने खटखटाया, उद्योग विभाग ने खटखटाया कि आप नए उद्योग स्थापित करें, आपके लिए हम लोग सतत रूप से खड़े रहे। और उसकी नियमित समीक्षा आपके कुशीनगर जनपद में जिलाधिकारी महोदय अपने उद्योग बंधुओं की हमेशा बैठक करते हैं और हर महीने उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया जाता है ताकि हमारे यहाँ नए उद्योग धंधे स्थापित हों। जो पलायन की संख्या पहले थी उस पलायन की संख्या में इस समय पलायन की संख्या कम है। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि अब विकास के क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश में कुशीनगर भी स्थापित हो रहा है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चर्चा के, आपने कह दिया, बहुत विधायकों ने भी कह दिया, सांसदों ने कह दिया, कुशीनगर चमचमा रहा, ऑल इज वेल है। 2027 में क्या लग रहा है, ऑल इज वेल या पीढ़ी भारी? निश्चित रूप से भारी ना पड़ जाए? निश्चित रूप से 2024 उदाहरण है। 2027 में 2000 जो गया है आपका 2022, जिस तरह उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर जनपद ने सातों के सातों सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या विधानसभा का हो, उसी तरह से पुनः 2027 में सातों की सातों सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, ये आपसे कहना चाहते हैं। सर, पीडीए तो भारी नहीं पड़ जाएगा क्योंकि 2024 में जीता जागता उदाहरण है और उसी पीडीए के फॉर्मूले को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी धार दे रही है। देखिए, हम दोनों पीडीए हैं। देखिए,
हम लोग पीढ़ी है, ये तो खटाखट जो कहकर और वोट ले लिए, वही खटाखट 8,00,000 रुपया खोज रहे हैं पीडीए के लोग, काहे नहीं दे रहे हैं? या झूठे राजनीति करके कब तक आप रह जाएंगे? लेकिन यह 7 सीट देखिए, हम लोग 1,25,000 वोट से हम जीते हैं, उससे अधिक वोटों से जीतेंगे और 7 सीट जीतेंगे। यहाँ हमारे दोनों सांसद सीट जीते हैं, 2 जो सांसदीय क्षेत्र है दोनों यहाँ सांसद जीते हैं। यहाँ कोई पीडीए क्या 2027 के लिए बधाई देके जाऊं पहले? हाँ, या तभी लेंगे? हाँ नहीं, बधाई ले लीजिए। अच्छा, 2027 का। अच्छा नहीं, 2027 के लिए बधाई देके जाऊं आप दोनों हाँ, को? या हाँ, देखिए बिजली की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली 2 सर्विस स्टेशन लगा है, माणेरा और कारी 3, 2 नया 5 KVA का ट्रांसफार्मर जो सर्विस स्टेशन बना है और चालू होने जा रहा है। बिजली की कहीं समस्या नहीं है। इसके पहले भी बिजली देखिए केवल एक जिला में आता था, लेकिन इस समय तो 75 जनपद में आ रहा है। आपको बहुत सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो 2027 के लिए आपको पहले ही शुभकामनाएं देके जाता हूं, फिर मुलाकात होगी तो बात करेंगे कि वाकई में जनता के बीच आपने कितना काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप रुक रहिए क्योंकि एडिटर रमेश चंद्रा जी को इनवाइट करूंगी, सम्मानित करें। और आपने सुन ही लिया होगा कि अब 2027 में फिर से 7 सीटें होंगी और कुशीनगर में सब कुछ ऑल इज वेल है और ऑल इज वेल होगा और इसका वादा किया है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज हमारे मंच पर वो विधायक हैं जो ये पूरा वादा करके जा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी फिर से सरकार इन्हीं की बनेगी, क्योंकि जनता उन्हें इसलिए चुनेगी क्योंकि वो काम कर रहे हैं। और कुशीनगर की जो बातें की जा रही है, चाहे पलायन की बात हो या फिर उद्योग की बात हो या फिर किसान की बात हो या फिर 2000 2047 को लेकर भी ये विधायक चल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बेबाकी से सभी सवालों का जवाब देने के लिए।